जय हिंद दोस्तों। मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सबसे पहले एसपी होता क्या है? फिलहाल आप 10वीं कक्षा पास करके 12th में आए हो और 12th आपके लिए बिल्कुल पहली कक्षा की तरह है, यानी आपको किसी भी सब्जेक्ट का संपूर्ण नॉलेज नहीं है। और यदि पता भी है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से, इतना नहीं पता है कि जैसे मैथ्स है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस है तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको 10वीं तक पता था। परंतु अब जब आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया है तो इसमें विविध कमर्शियल सब्जेक्ट आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं परंतु समझने में आसान है। तो यदि आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आसानी से सारे सब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, शॉर्ट में इसे एसपी कहा जाता है। तो एसपी आपके कॉमर्स में क्या भूमिका निभाता है और किस प्रकार से आपको फ्यूचर में भी ये काम आने वाला है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो सर्वप्रथम ये जो सब्जेक्ट है ये सारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल और कंपनी बेस्ड है। यानी कोई कंपनी में यदि आप एज अ सेक्रेटरी, आपने सुना तो होगा ही, सेक्रेटरी काफ़ी कंपनियों में वर्क करते हैं और इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी कि किसे कहते हैं। तो वो जब अपनी इंडस्ट्री यानी अपनी कंपनी से किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी, ग्राहक, क्रेता या विक्रेता से संवाद करता है, बातचीत करता है, बातचीत तो उनके रूल्स के अनुसार, ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप पे हाय बोल दिया और उसने भी हाय का रिप्लाई करके आपने बातचीत कर लिया, ऐसा नहीं होता। उनके रूल्स के अनुसार उन्हें कंपलसरी व्यवहार पत्र लिखना पड़ता है। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए उन्हें क्या लिखना पड़ता है? व्यवहार पत्र। तो इस सब्जेक्ट में हम सर्वप्रथम तो ये जानेंगे कि किस प्रकार से वह व्यवहार पत्र लिखते हैं और किस प्रकार से उनके बीच कम्युनिकेशन चलता है। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, इस सब्जेक्ट में जो हम सीखेंगे वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कंपनी चलाने के लिए, एक सेक्रेटरी बनने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए और सरकार ने इसके प्रति क्या क्या नियम बनाए हैं कि आप किस प्रकार से कंपनी चला सकते हो। और सारी की सारी वेद चीज़ें, सारी की सारी वेद कानूनी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। और फ्यूचर की बात करें कि इस सब्जेक्ट से आपका फ्यूचर क्या होता है, यदि आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज 11th और 12th में है तो आप आगे चल के CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप किसी कंपनी में सेक्रेटरी बन के आराम से महीने का 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है वाणिज्य पत्र व्यवहार। तो वाणिज्य पत्र व्यवहार को शुरू करते हैं, किस प्रकार से पत्र व्यवहार होता है और अन्य सभी चीज़ों पे हम आज ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं वाणिज्यिक सूचना संचार के अर्थ से। तो इस सूचना संचार का अर्थ क्या है, इसके बारे में यदि पढ़े तो सूचना संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्य उद्देश्य हेतु किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। यानी वाणिज्यिक अर्थात के कमर्शियल, कमर्शियल शब्द वहाँ आता है जहाँ पैसा और व्यापार जुड़ा होता है। तो कमर्शियल पत्र व्यवहार यानी कि जो आप लाभ कमाने के उद्देश्य से आपने जो धंधा व्यवसाय स्टार्ट किया है उसके दूसरे पक्ष से बात करने के लिए, यानी यदि आप क्रेता है तो आप विक्रेता से बात करने के लिए जो बातचीत का वे यूज़ करते हैं उसे वाणिज्य सूचना संचार कहा जाता है। व्यापारियों को दो समूहों के संपर्क में रहना अति आवश्यक है। वे जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं उनके उत्पादन एवं विक्रेता का एक समूह तथा क्रेता उनका ग्राहक वर्ग दूसरे समूह में आएगा। तो जो व्यापारी होते हैं उनको हमेशा
दो समूह में काम करना होता है। पहला तो जहाँ से वो सामान खरीदते हैं यानी क्रेता वर्ग, और दूसरा जिनको वो बेचते हैं यानी विक्रेता वर्ग। तो इस प्रकार से दो वर्गों में उनको सदैव रहना पड़ता है। वह एक इन दोनों समूह के संपर्क करने के लिए पत्र महत्वपूर्ण साधन है। वह एक दूत समान है। इस प्रकार पत्रों द्वारा धंधा व्यवहार की खरीद बिक्री, प्रचार एवं प्रसार जैसी प्रवृत्तियां की जा सकती है, जिसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। तो वाणिज्यिक सूचना संचार किसे कहा जाता है? तो जिस प्रकार व्यापारी दो समूह में बांट देते हैं और उन समूह से बातचीत करना, खरीदी बिक्री करना, अपने सामान का प्रचार करना, प्रसार करना, वो एक संदेश द्वारा करता है, जिसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहते हैं। इस सूचना संचार को क्या कहते हैं? वाणिज्यिक सूचना संचार। सूचना संचार की प्रक्रिया की बात करें तो सूचना संचार की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। सर्वप्रथम वक्ता, कोई व्यक्ति बोलता है, कोई व्यक्ति जो संदेश की शुरुआत करता है, ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति जो संदेश की शुरुआत करता है उसे वक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्ता। सूचना भेजने वाला या वक्ता अन्य व्यक्तियों या समूह को सूचना विचार पहुंचाने हेतु सूचना प्रसार प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। यानी जो वक्ता होता है वो सूचना संचार प्रक्रिया का क्या करता है? प्रारंभ करता है। ये हो गया पहला मुद्दा। दूसरे मुद्दे की बात करें तो प्रस्तुतिकरण, विचारों का क्रमचय। वक्ता द्वारा विचार को सूचना का स्वरूप देने से पहले तत्संबंधित विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना, उसके लिए किस प्रकार की भाषा, शब्द, चित्र, ध्वनि, माध्यम अनुरूप होगा कि जिससे सामने का पक्ष, व्यक्ति या समूह या सुनने वाला समझ सके, ऐसी विचार प्रक्रिया अर्थात विचारों का प्रस्तुतिकरण। यानी जो वक्ता होता है वो किसी अन्य व्यक्ति को जब कोई सूचना भेजता है तो उसकी प्रस्तुतिकरण किस प्रकार की होनी, यानी उसमें किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे शब्दों का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, किन किन चित्र और ध्वनि का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, उन सब को चुन के उनका प्रस्तुतिकरण करके आप जब श्रोता यानी जब अन्य व्यक्ति तक भेजते हो, जब आप अन्य व्यक्ति तक भेजते हो तब वह चीज़ उनको समझ में आए ऐसी होनी चाहिए, तो उससे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। अब जो तीसरा चरण है इसका वो है संदेश या सूचना। विविध साधनों, उपकरणों या माध्यमों द्वारा विचारों को योग्य रूप से प्रस्तुत करता है, जिसे हम संदेश के रूप में जानते हैं। तो अब संदेश क्या है? अब सामान्य भाषा में मैसेज कहते ही आप सबको समझ में आ गया होगा कि संदेश क्या है। वही जो आप व्हाट्सएप, इंस्टा आदि से एक दूसरे से बात करते हो उसे संदेश, सूचना कह सकते हैं। परंतु जब आप कंपनी की बात करते हो तब आपको पत्र व्यवहार करना पड़ता है बाय ईमेल। तो जो सूचना संचार में किस प्रकार के साधनों, उपकरणों और माध्यमों का वक्ता उपयोग करता है उसे संदेश कहते हैं। अब चौथा जो इसका चरण है वो है माध्यम। सूचना को भेजने हेतु वक्ता द्वारा जिन भाषाओं, चित्रों, ध्वनि, पत्र जैसे साधन उपकरणों का उपयोग करके संदेश अन्य स्थल पर पहुंचाया जाता है उस माध्यम को कहा जाता है उसे माध्यम कहा जाता है। परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार वक्ता योग्य माध्यम का चुनाव करता है। अब सीधी सी बात ध्यान रखिए, एक व्यापारी है, एक उदाहरण के रूप में इसे समझेंगे। एक व्यापारी है, वो अपने से ऊपर वाले व्यापारी यानी जिससे वो सामान खरीदता है, जिससे वो अपना सामान खरीदता है, उससे बातचीत करना हो तो वह ईमेल द्वारा पत्र व्यवहार करके बातचीत कर सकता है। परंतु जब उसे आम ग्राहकों से बात करना हो, ग्राहकों से जिन्हें वह जानता भी नहीं है, तो वह चित्र या ध्वनि यानी कि टीवी या रेडियो
के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकता है और आपसे वह सूचना शेयर कर सकता है, उसे माध्यम कहते हैं। चलिए अगला चरण है उसे पूर्ण करते हैं। संदेशों की प्राप्ति व समझ। जब, अब ध्यान रखिएगा, जब वक्ता उस संदेश को भेजता है तब श्रोता उस संदेश को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, जिसे संदेशों की प्राप्ति कहते हैं। और उस संदेश को प्राप्त करके वो समझने का प्रयास करता है। क्या करता है? समझने का प्रयास करता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। योग्य साधन द्वारा संदेशों की वक्ता द्वारा प्रेषित सूचना जिस स्वरूप में आया हो उस स्वरूप को सूचना के अर्थघटन की प्रक्रिया होती है, जिसे संदेशों की प्राप्ति एवं अर्थघटन के रूप में जाना जाता है। यानी वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करके उसका एनालिसिस करना, उसका कोड डिकोडिंग करना, यानी उसमें से जो मूल समझने लायक रूप है उस वस्तु को समझने की प्रक्रिया संदेश को प्राप्त करना और समझना है। और अगले चरण पे बात करें तो श्रोता। अब श्रोता कौन होता है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। एक होता है वक्ता, वक्ता जो संदेश भेज रहा है, क्या कर रहा है? भेज रहा है। और एक होता है श्रोता जो संदेश प्राप्त कर रहा है या फिर सुन रहा है। समझ में आया? तो वक्ता द्वारा जिन संदेशों को भेजा जाता है उसे प्राप्तकर्ता को सूचना का श्रोता या प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यानी वक्ता ने जो भी संदेश भेजा उसको जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया, जिस व्यक्ति ने सुना, जिस व्यक्ति ने देखा, जिस व्यक्ति ने परखा, उसे कहते हैं श्रोता। तो सूचना संचार की प्रक्रियाओं को सुनने के अनुलक्षी में अर्थघटन किया जाता है। यानी जो श्रोता द्वारा कही गई बात को सुनने वाला व्यक्ति कौन? तो वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनने वाला व्यक्ति कौन? तो वो श्रोता। इसका अंतिम चरण प्रतिभाव, फीडबैक। अब इसे एक उदाहरण के स्वरूप में समझते हैं। जब आप कोई ऐप चलाते हो, जब आप कोई ऐप चलाते हो आपके फ़ोन में, तो एक ऐप आपको सूचना देता है रेट अस, और ऐसे स्टार्स बना देता है। तो आप स्टार्स में ऐसे क्लिक करके उन्हें रेट देते हो। तो ये आप क्या कर रहे हो? फीडबैक दे रहे हो। वो आपसे पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि आपको हमारा ऐप, भैया आपको हमारा ऐप कैसा लगा? तो आप बताते हो कि भैया सुपरस्टार, यानी आपने 5 स्टार प्रेस करके उनको वापस भेज दिया। फिर कई कई जगह पे जैसे यूट्यूब है, इंस्टा है, आपको पूछा जाता है फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। तो आप जब फीडबैक देते हो यानी आप उसको प्रतिभाव देते हो, तो आप दोनों के बीच सूचना संचार चल रहा होता है। सूचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ जाती है एवं श्रोता के उत्तर मिलते ही पूरी हो जाती है, जिसको प्रतिभाव कहा जाता है। यानी जब श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति जब आपको उत्तर वापस देता है, कोई टीचर आपसे कोई सवाल पूछे और जब आप उसका उत्तर वापस दो तो उसे कहते हैं प्रतिभाव। श्रोता का प्रत्युत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही सूचना संचार की प्रक्रिया सफलता निर्धारित करता है। बचपन में या कभी भी शायद खेला हो नहीं खेला हो, पर एक गेम था जो हमारे क्लास में खेला जाता था। एक व्यक्ति दूसरे के कान में कुछ बोलता था, फिर वो व्यक्ति तीसरे के कान में कुछ बोलता था। इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ती थी। परंतु जब पहले व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक वो बात पहुंचती थी तो उसका मतलब ही बदल चुका होता था, क्योंकि बीच में सूचना संचार सही नहीं हुआ होता है, क्योंकि बीच में सही लोग नहीं बैठे होते, ऐसे लोग बैठे होते जो उसका मतलब ही अलग बना देते। तो इस प्रकार से सूचना संचार बिगड़ जाता है। कब? जब प्रतिभाव नेगेटिव आए। जब प्रतिभाव कैसा आए? नेगेटिव आए। प्रतिभाव नेगेटिव आए तब सूचना संचार संपूर्णतः खराब हो जाता है। वही इसकी सफलता निर्धारित करता है। यानी अच्छा फीडबैक यानी सूचना संचार बेस्ट हुआ,
खराब फीडबैक यानी सूचना संचार आपका गलत हुआ है। यदि श्रोता के प्रतिभाव से वक्ता संतुष्ट हो तो प्रक्रिया निर्विघ्न पूर्ण गिनी जाती है। यानी श्रोता जो प्रतिभाव भेजता है श्रोता जो वक्ता को प्रतिभाव भेजता है उससे अगर वह संतुष्ट महसूस होता है तो वह सही सूचना संचार ऐसा कह सकते हैं। परंतु आंशिक गैरसमझ हो या संपूर्ण गैरसमझ हो तो प्रक्रिया निष्फल कहलाती है। यदि श्रोता को वो समझ में नहीं आता तो वो प्रक्रिया निष्फल कहलाएगी। इस अवस्था में वक्ता को अन्य साधन माध्यमों का सहारा लेकर पुनः प्रयत्न करना होता है। यानी जब आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है, नकारात्मक प्रतिभाव मिल जाता है या गलत जवाब मिल जाता है, तब वक्ता पुनः प्रयत्न करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भाषा शब्द, लिपि, प्रतीक, चित्र साधन स्वरूप है और मौखिक लिखित हाव भाव या अभिनय द्वारा प्रस्तुतिकरण माध्यम स्वरूप है। यानी आप अपनी भाषा का उपयोग करके, शब्द का उपयोग करके, लिपि, प्रतीक या कोई चित्र का उपयोग करते हो तब उसे साधन के रूप में जाना जाता है। वो एक साधन है। और मौखिक, लेखिक, हाव भाव और अभिनय, यानी जब अभिनय का उपयोग करते हो तो आप प्रस्तुत कर रहे हो, किसी के सामने वो मौखिक बता रहे हो, लिखित उसको भेज रहे हो, अपने हाव भाव इशारों से आप उसको समझा रहे हो या अपनी एक्टिंग, अभिनय से आप उसको समझा रहे हो, तो वो हो गए प्रस्तुतिकरण। सूचना संचार की प्रक्रिया को आकृति द्वारा इस प्रकार से समझाया जा सकता है। चलिए किस प्रकार से समझाया जा सकता है वो देखते हैं। तो एक सुंदर सी आकृति आपके सामने आ गई है। तो देखिए, सर्वप्रथम वक्ता होता है। वक्ता कौन? जो संदेश की शुरुआत करता है, संदेश को लिखता है, संदेश को टाइप करता है और आगे भेजता है। यानी जो संदेश की शुरुआत करता है वो कौन? वक्ता। तो सर्वप्रथम संदेश की शुरुआत करता है और उसका प्रस्तुतिकरण करता है कि भैया ये शब्द हो गए, इस प्रकार से मेरा सुंदर सा एक मैसेज तैयार हो जाता है। अब वो मैसेज तैयार हो गया, अब उस मैसेज की भाषा क्या है, किस प्रकार से हमने लिखा है, वो सारा का सारा एक मैसेज को तैयार करता है। उसके बाद हम माध्यम चुनते हैं कि किस प्रकार के माध्यम से हम इस सूचना को भेजना चाहते हैं, मौखिक, लिखित, अभिनय, किस प्रकार से हम इसे भेजना चाहते हैं। तो फिर हम माध्यम चुनते। माध्यम के बाद जब हम माध्यम चुन लेते और उसे भेज देते तब संदेश की प्राप्ति होती है। संदेश की प्राप्ति किसे होती है? श्रोता को। संदेश की प्राप्ति श्रोता को होती है और उसका वो अर्थ घटन करता है। यानी संदेश में क्या लिखा है, भाई वक्ता ने क्या भेजा है, क्या है, फलाना ढीकना, सब कुछ वो एनालिसिस करता है और अपना एक जवाब तैयार करता है। श्रोता अपना एक जवाब तैयार करता है। वो जवाब क्या होता है? प्रतिभाव, फीडबैक। और ये फीडबैक किसे पहुंचाता है? वो श्रोता को पहुंचाता है। किसे वक्ता को पहुंचाता है। और वक्ता वो पढ़ के संतुष्ट हो जाता है तो सूचना संचार की प्रक्रिया सफल मानी जाती है। परंतु यदि वक्ता वह सुन के सेटिस्फाई नहीं होता तो सूचना संचार की प्रक्रिया गलत मानी जाती है। तो इस प्रकार सूचना संचार की प्रक्रिया चलती है। एक चित्र द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। सूचना संचार का तत्व, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। यानी कि ये होता है वक्ता आपका और ये होता है कौन? श्रोता। वक्ता हंसते हंसते एक मैसेज तैयार करके हंसते हुए रिसीवर को वो मैसेज भेजता है। परंतु ये हंसता हुआ रिसीवर यदि उदास हो जाए और अपना फीडबैक तैयार करके भेजे तो सेंडर भी उदास हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब वक्ता कोई संदेश रिसीवर को भेजता है, श्रोता को भेजता है और वो नकारात्मक फीडबैक देता है तो सूचना संचार गलत हो जाता है। और सूचना संचार गलत होने का सीधा असर आपके व्यापार पर भी पड़ता है। और यदि सूचना संचार सही हुआ तो रिसीवर भी हंसता है, वक्ता भी हंसता है और आप भी हंसते हो।
तो यह था चैप्टर नंबर 1 की कुछ जानकारी। एक सवाल यहाँ से आपको देखने को मिला कि सूचना संचार की प्रक्रिया क्या है। तो सूचना संचार की प्रक्रिया, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि जब भी आपको एग्ज़ाम में प्रक्रिया पूछे, जब भी आपको एग्ज़ाम में क्या पूछे, प्रक्रिया, तो आपको लाइन वाइज लाइन, जैसे किताब में मुद्दे दिए गए हो उसी प्रकार से लिखना है। आप एक भी मुद्दा आगे पीछे नहीं कर सकते। तो चलिए थोड़े मुद्दे देख लेते हैं। सर्वप्रथम मुद्दा है वक्ता यानी स्पीकर, जो संदेश को तैयार करता है, जो बोलता है। प्रस्तुतिकरण, किस प्रकार से तैयार करता है, यानी संदेश में वो किन भाषा, शब्द, चित्र, ध्वनि, किन माध्यमों से जोड़ के उसे बनाता है। संदेश यानी वो संदेश में क्या लिखता है और संदेश को स्पष्ट कैसे बनाता है। फिर वो माध्यम चुनता है, किस माध्यम से उसे भेजना है, वो उसका वहाँ पे एनालिसिस करता है। फिर संदेशों की प्राप्ति और समझ, उसके बाद संदेश को श्रोता प्राप्त करता है, उसे समझने का प्रयाप्त करता है, और उसे प्राप्त कौन करता है, श्रोता। फिर श्रोता अपना प्रतिभाव, अपना फीडबैक वक्ता को पहुंचाता है, और अगर श्रोता हैप्पी, वक्ता भी हैप्पी, तो ये संदेश सूचना संचार सही हुआ। यदि दोनों दुखी तो सूचना संचार गलत हुआ। तो यह था चैप्टर नंबर 1 की कुछ जानकारी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।